हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कि चैप्टर 2 है फिजिक्स का, राइट, क्लास 11th। क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, और सारे लेक्चर्स इसी कंटिन्यूटी में आएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लस उसका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो यूट्यूब पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। सो पहला चैप्टर है मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट क्या है, और बाद में हम लोग मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे। यूनिट क्या है, जैसे कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर का लेंथ क्या है, सपोज दैट वी हैव दिस मार्कर एंड लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज सपोज 6 सेंटीमीटर, और वी कैन से 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो 6 सेंटीमीटर दो पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक 6 है और दूसरा सेंटीमीटर है। इसको 6 को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सो आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और यूनिट को अगर कंबाइन करते हैं तो किसी भी चीज का क्लियर आइडिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में रहते हैं, राइट, और कोई आपको, जैसे मम्मी है, मम्मी बोली कि जाओ 5 ग्राम शुगर लेके आओ, तो 5 ग्राम मीन्स दिमाग में एक फिगर आ रहा है, 5 ग्राम बहुत छोटा होगा, छोटा क्वांटिटी होगा, तो हम लोग वैसे भी जा सकते हैं बिना किसी बैग के। अगर मान लीजिए बोलते हैं 5 केजी शुगर लाओ, तो वहां पे क्या होता है, एक 5 केजी से जस्ट एक आइडिया लग रहा है आपको कि 5 केजी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, सो दैट वी हैव टू गो विथ अ कैरी बैग। सो यहाँ पे आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो यूनिट क्यों चाहिए, यूनिट किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं एक शुगर है, राइट, इसका टोटल मास है 5 केजी, सो 5 केजी से एक आइडिया आपको लग रहा है। तो यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद सम क्वांटिटी। उसी क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी इन द सेंस कोई भी आपके पास क्वांटिटी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 मीटर, सो 3 क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है आपका, जस्ट उसका यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, दैट थिंग इज नथिंग बट योर यूनिट। अब आपके पास आते हैं यूनिट होते क्या 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 है। सो यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट होगा। फंडामेंटल यूनिट कौन सा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट होगा। और डिराइव्ड क्या होगा, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होगा। अब डिराइव्ड यूनिट डिपेंडेंट है, बस किस पे डिपेंड करेगा, तो वो इस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे। तो डिपेंडेंट किस पे, ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो आपका डिपेंड कर रहा होगा। अब जैसे कि मानते हैं हम लोग कि फंडामेंटल कौन कौन से होता है फिजिक्स में, फंडामेंटल वी हैव टोटल 7 क्वांटिटीज। अब ये 7 ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी 7 पे पूरा डायमेंशन बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 7 क्वांटिटीज में सबसे पहले आपका है मास, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। अब कभी भी आप देखिएगा फिजिक्स के कोई भी बुक में, जैसे अब आप एकदम डेप्थ में चले जाएगा तो मास का भी डेफिनेशन मिलेगा, बट आप बताइए जैसे 11 तक आए, कहीं पे भी मास का डेफिनेशन नहीं मिला। फोर्स का मिलता है डेफिनेशन, वेलोसिटी का मिलता है, मास का डेफिनेशन नहीं मिलता है, लेंथ का नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि ये सब फंडामेंटल है। और डिराइव्ड में क्या होता है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे फोर्स है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज नथिंग बट लेंथ पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। अब मेरे पास कितने फंडामेंटल है, टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज मास, सेकंड वन इज लेंथ, थर्ड वन इज टाइम। टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, टी से। मास को कैपिटल है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कन्वेंशन है कि कोई भी डायमेंशनल फार्मूला होगा उसको हमेशा कैपिटल से डिनोट करना है। सो मास, लेंथ, टाइम, ये 3 आपका बेसिक है, ये 11th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट, करंट को किससे डिनोट करते हैं, या तो आप आई से डिनोट कर लो और एम्पियर से डिनोट कर लो। अब आई होगा या एम्पियर, वो आप वेट करो, क्वेश्चन जब आएगा उसमें क्लियरली लिखा रहेगा करंट ब्रैकेट में ए से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया टोटल 7। अब ये करंट का इंट्रो होगा आपका क्लास 12th में। क्लास 12th में देखोगे ये तीनों तो यूज होगा ही, प्लस करंट भी यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लास 9th में आप लोग देखे होंगे, मूल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर था, तो उसमें हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, मोल से। और इसको डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिख रहे हैं, मोल लिखते हैं।
सही। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। उसके बाद क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपका 12th का चीज है। इंटेंसिटी अभी के लिए समझिए जस्ट ब्राइटनेस को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से। CD फॉर कैंडेला, राइट। और लास्ट वाला जो होगा दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे डिनोट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला फॉर टेम्परेचर इज केल्विन। अब आपके पास यही टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब कोई भी दुनिया का फिजिक्स का कोई भी फार्मूला निकाल लीजिए, कोई भी, जैसे फोर्स है, टॉर्क है, सबको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही 7 क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो आपको फोर्स को कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला, टॉर्क को कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में, राइट। जैसे कि पूछा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, तो मोमेंटम को कन्वर्ट करना होगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कुछ जिसका कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला स्टार्ट करेंगे और जितने बेसिक्स होंगे लाइक आपको 90% ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला आज कवर हो जाएगा। रेस्ट जो 10% होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख सकते हैं। सो मेरे पास बेसिक कितने फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉर्नर में मैं लिख रहा हूँ, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल है, उसके बाद कैंडेला है दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी, एंड लास्ट क्या है आपका टेम्परेचर दैट इज केल्विन। ये तीन जो है ना वो रेयरली यूज होगा, ये तीन रेयरली यूज होगा। बेसिकली आपका MLTA यूज होगा। MLT क्लास 11 में भर भर के मिलेगा, एम्पियर आपको दिखेगा क्लास 12 में बेसिकली, क्योंकि करंट वहीं से आता है क्लास 12 में। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अभी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कुछ 5 to 6 डायमेंशनल फार्मूला होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको याद करना होगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लेते हैं हम 2 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो 2 मीटर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो दैट 2 मीटर इज नथिंग बट लेंथ। अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं तो 2 मीटर ट्रैवल की, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लेंथ भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख दिए, लेंथ। और टाइम, टाइम तो मेरा फंडामेंटल है ही, तो यहाँ पे टाइम लिख दिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, LT इनवर्स। अब देखिए LT इनवर्स डायमेंशनल फार्मूला है किसका, वेलोसिटी का, बट किसी किसी बुक में थोड़ा कन्वेंशन फॉलो किया गया तो वहां पे ऐसा दिखेगा m0 LT इनवर्स। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है मेरा, LT इनवर्स। सो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं LT इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो फंडामेंटल है ही, तो क्या हो जाएगा मेरा LT माइनस 2। ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। वैसे भी अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या था, क्लास 9th में था, वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकंड। सो मीटर को, मीटर इज नथिंग बट लेंथ, सेकंड इज नथिंग बट टाइम, सो LT इनवर्स। एक्सीलरेशन का क्या था, डायमेंशनल यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर इज नथिंग बट लेंथ, सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट t माइनस 2। सो इजीली हम लोग किस किस का डायमेंशनल फार्मूला देख चुके हैं, वेलोसिटी का देख लिए, एक्सीलरेशन का देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्स का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का आप सोचो कोई भी फार्मूला क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स का कोई भी फार्मूला हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं। सो फोर्स का हम लोग बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े थे MA, F इक्वल्स टू MA। ये F इक्वल्स टू MA आया कहाँ से था, 9th क्लास में न्यूटन का सेकंड लॉ था। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स डालोगे, राइट, इफ यू आर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स टू एनी बॉडी, राइट, सो क्या होगा उस बॉडी में, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। सो न्यूटन का सेकंड लॉ था एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ था F इक्वल्स टू MA। तो अगर कोई न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, राइट, तो न्यूटन का एक्चुअली सेकंड लॉ था एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे डिराइव हुआ था F इक्वल्स टू MA। अब आ जाओ मास, मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2। सो हम लोग लिख सकते हैं MLT माइनस 2।
तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो भी फिजिक्स का फार्मूला देखोगे 50 to 70% ऑफ द केसेस में आपको फोर्स जरूर लाई कर रहा होगा। सो फोर्स अगर आएगा तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमको जानना जरूरी है, दैट इज mLT-2। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्स हो गया, दैट इज नाउ नेक्स्ट इज वर्क डन। वर्क डन का बेसिक फार्मूला हम लोग 9th में पढ़े थे, F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो देख लो फोर्स आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नथिंग बट लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट का L लिख दी, तो मेरा फार्मूला क्या हो गया, mL² T-2। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला। तो याद किस किस का रखना है, वेलोसिटी का रखना है, वेलोसिटी LT इनवर्स, एक्सेलरेशन LT-2, नेक्स्ट फोर्स, फोर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज mLT-2। वर्क डन का क्या हो जाएगा, mL² T-2। और एक याद करते हैं, बेसिकली हम लोग नेक्स्ट याद करें चार्ज का, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप ये फार्मूला I = Q/T। क्लास 10th में जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है तो फर्स्ट फार्मूला मेरे पास यही आता है, I = Q/T। यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, Q = IT। अब देखो I क्या है मेरा, फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज A, और T क्या है मेरा, फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज कैपिटल T। तो Q का क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला, Q का डायमेंशनल फार्मूला इज नथिंग बट 80। ओके, सो Q = 80। तो कौन कौन से याद रखना है, वेलोसिटी याद रखना है, एक्सेलरेशन याद रखना है, फोर्स याद रखना है, वर्क डन याद रखना है, चार्ज = 80। ये सब बेसिक है, ये सब एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, राइट। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसा आता है जैसे कि आप इतना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा आपको। तो जैसे कि हम लोग नेक्स्ट कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो हम लोग को याद क्या क्या रखना है, वेलोसिटी दैट इज LT इनवर्स, नेक्स्ट एक्सीलरेशन दैट इज LT-2, नेक्स्ट आपके पास है फोर्स दैट इज mLT-2, फोर्स mLT-2, नेक्स्ट आपके पास है वर्क डन दैट इज mL² T-2, नेक्स्ट इज Q चार्ज, चार्ज का हम लोग देखे थे 80। तो ये सब आपके बेसिक्स हैं, ये तो याद रहना ही चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो अब हाफ का तो यूनिट डायमेंशन होगा नहीं कुछ भी, हाफ कोई भी कांस्टेंट, अब ये नहीं बोले कोई भी कांस्टेंट, जैसे हाफ है मैथमेटिकल जो होगा हाफ 2 आएगा, 6 पाई आएगा, ये सब कांस्टेंट है और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। सो काइनेटिक एनर्जी में मास आया, मास का डायमेंशनल फार्मूला वी नो दैट m, और वेलोसिटी का क्या था LT इनवर्स। तो वेलोसिटी का अगर हम लिखते हैं LT इनवर्स होल स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरा mL² T-2। तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL² T-2। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला जो हम लोग क्लास 10th में देखे थे, नहीं सॉरी 9th में देखे थे हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। अब आ जाओ, m क्या है तुम्हारा मास, फंडामेंटल, g क्या है, g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का हम लोग निकाल चुके LT-2, सो यहाँ पे लिख देते हैं LT-2। h क्या है, h इज नथिंग बट हाइट, हाइट क्या होता है, नथिंग बट लेंथ, तो h का क्या हो जाएगा मेरा l। अब इस सबको कंबाइन करो, सो क्या आ रहा है mL² T-2। अब एग्जाम में जैसे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट, या कौन कौन से ऐसे क्वांटिटी जिसके डायमेंशनल फार्मूला सेम टू सेम होंगे, तो अब आपको दिख रहा होगा वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, सही। डायमेंशनल फार्मूला सेम इन द सेंस जैसे वर्क डन है और एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी बेसिकली रिलेटेड है। मान लो ये मार्कर है, मार्कर को हम उठा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस में मार्कर को उठा के यहाँ रखे, इसका मतलब इस प्रोसेस में हम थक गए होंगे, थोड़ा मोड़ा तो थके ही होंगे, थोड़ा मोड़ा अगर थक गए होंगे तो वो जो थके हैं तो हम एनर्जी लूज किए, तो गया कहाँ है एनर्जी, तो वही जो हम एनर्जी वर्क हम किए तो एनर्जी लूज किए, तो वो मेरा एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इस मार्कर के अंदर। सो इस प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क डन करो, एनर्जी लूज करो, वर्क डन ऑब्लिक एनर्जी लूज किया तो कोई तो एनर्जी गेन किया होगा, तो ये मार्कर एनर्जी गेन हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। अब आ जाओ, अब जैसे कि फोर्स है, फोर्स = mLT-2। अब ये कौन सा फोर्स है, कोई भी फोर्स हो सकता है,
क्वेश्चन पूछ दिया विस्कस फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, फ्रिक्शनल फोर्स डायमेंशनल फार्मूला mlt-1, कोई भी फोर्स होगा सबका डायमेंशनल फार्मूला mlt-2। अब कोई भी एनर्जी होगा, साउंड एनर्जी, रेडिएशन जैसे आ रहा है एच न्यू पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, तो वो भी एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा आपका, वो भी एनर्जी का फार्मूला यही आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2। तो कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क डन हो, डायमेंशनल फार्मूला इज ml²t-2। तो याद रखना ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट जैसे कि मान लो कोई भी रोटेशनल मोशन होता है। टॉर्क क्या होता है? जैसे कि ये मार्कर है, राइट। अब इस साइड पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और इस साइड पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक मार्कर क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो जो फोर्स करता है लीनियर मोशन में, सेम थिंग अगर रोटेशनल में आओ या सर्कुलर में आओ तो वहां पे हमको क्या आ जाता है, टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट रोटेशनल मोशन। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पे नहीं जाना, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग का स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में जाके, तब हम लोग देखेंगे टॉर्क क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस ओनली, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ। सो फोर्स का हम लोग क्या पढ़ लिए, mlt-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम लोग क्या जानते हैं, l। तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देख लो, वर्क डन, एनर्जी, टॉर्क, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम टू सेम, दैट इज ml²t-2। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, उसमें आपको टॉर्क दिख रहा होगा, वर्क दिख रहा हो, डायरेक्ट टिक कर दो कि वर्क डन और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। सही, तो टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, ml²t-2, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन ओनली। सही, अब आ जाओ मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर का कोई भी फॉर्मूला, पावर याद है, क्लास 9th में था। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो वर्क कर रहे हैं दो आदमी, हम भी कर रहे हैं, मेरा भाई भी कर रहा है वर्क। अब मान लो हम 1 घंटे में 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मेरा भाई 1 घंटे में से 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा पावर कम ज़्यादा है, उसका पावर कम है, वो थोड़ा वीक होगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस स्पीड से तुम काम कर रहे हो, किस स्पीड। अब ऐसा नहीं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काम कर रहे हैं, किस स्पीड, कितने टाइम में तुम। रेट मीन्स क्या होता है, मार्केट में जाओगे सेब खरीदने के लिए तो पूछते भैया क्या रेट है सेब का, इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये था कि 1 केजी सेब का क्या प्राइस है। बट अगर फिजिक्स में पूछता है रेट मीन्स फिजिक्स में क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में क्या कर सकता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम में तुम कितना काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का तो हम लोग याद कर ही चुके हैं, दैट इज ml²t-2 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या हो जाएगा, p। तो फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन, ये टाइम। सो ml²t-3, ये हो गया तुम्हारा पावर का डायमेंशनल फार्मूला। सिमिलरली हम किसका कर सकते हैं, सिमिलरली पावर हो गया, एनर्जी हम लोग कर ही चुके हैं। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम क्या था, फ्लो। जैसे कोई एक मास है, ये बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और इसका मास है मान लो 2 kg। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, मास, इसका मास इनटू इसका वेलोसिटी, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। तो अब देखो m, तो m क्या है तुम्हारा फंडामेंटल, सो m, और वेलोसिटी का हम लोग क्या जानते हैं, lt-2। तो मोमेंटम का क्या हो गया, mlt-2, राइट। mlt, देख लो वेलोसिटी, सॉरी यहाँ वेलोसिटी का देखो गड़बड़ हो गया, वेलोसिटी का होता है lt इनवर्स, तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, mlt-1। ये हो गया तुम्हारा किसका, मोमेंटम का। अब आते हैं नेक्स्ट आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या था, इम्पल्स याद करो, क्लास 9th में, याद तो नहीं होगा बट ट्राई करो याद करने का। एक फिजिक्स में एक चैप्टर था, उसमें एक फिगर था कि एक क्रिकेटर कैच कर रहा है, एक बॉल आ रहा है, उसको कैच कर रहा है, सही। तो कैच कर रहा है तो वो क्या बुक में एक्सप्लेन क्या कर रहा था, जैसे ही कैच करेगा तो वो हैंड को पीछे लाएगा। क्यों हैंड को पीछे ला रहा है,
वहाँ पे किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था? इम्पल्स का। इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। मान लो अगर तुम टाइम इंक्रीज करते हो, जैसे एक मार्कर इसको ऊपर फेंके कैच किए, यहीं पे कैच कर लिए तो इस बार चोट ज़्यादा लगेगा। अब ऐसे फेंके नीचे कर लिया हाथ को, उस केस में फोर्स कम हो जाता है। तो फोर्स इनटू टाइम एक्चुअली में फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, बट यहाँ पे हमको स्मॉल टाइम डायमेंशन में इतना कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं। आप आगे फिजिक्स में पढ़ते जाओगे, वहाँ पे आप लोग को अच्छे से इम्पल्स के बारे में बताया जाएगा। अभी बस समझिए, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या था फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला रट लेना चाहिए अभी तक आपको, mlt माइनस 2 इंटू टी, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो गया? mlt इनवर्स। अब देखो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, राइट। अब जैसे देखो एक आता है यूनिट एंगल। अब जैसे मान लो इसको रुको, बोर्ड को रब करने दो। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये रेडियस r है, r की लेंथ है l, ठीक है, और कितना एंगल घुमा? थीटा। तो आप 5th या 6th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि थीटा l और r का एक रिलेशन है। अगर नहीं देखे हो तो अभी देख लो, अब से याद रखना। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तो थीटा इक्वल्स टू l अपॉन r, सही। ये हो गया थीटा का। थीटा क्या है? नथिंग बट एंगल। अब थीटा का यूनिट क्या होता है? जैसे तुम देखा होगा, जैसे कि 10th में ट्रिगोनोमेट्री था, तो कोई भी एंगल रहता है तो डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो वैसे यहाँ पे थीटा का क्या होगा यूनिट? डिग्री, और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। डिग्री और रेडियन। बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या? ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। सो यूनिट तो है डिग्री रेडियन, बट नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 t0। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? सो आंसर इज एंगल। एंगल का यूनिट तो है बट डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, 1 मार्क स्कूल एग्जाम में, हाई लेवल एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये सब। और ये थीटा इक्वल्स टू l बाय, फिजिक्स में भर भर के दिखेगा ये फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू l बाय r। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट करते हैं प्रेशर का। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है, जैसे कि याद करो 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे, जैसे कि कोई एक चाकू है ये, राइट। इसका ये वाला एंड को क्या बनाया जाता है? शार्प बनाया जाता है। क्यों शार्प बनाया जाता है? क्योंकि मान लो यहाँ पे एक कोई फ्रूट रखा हुआ है, इसको कट करना है, तो फ्रूट क्या करेगा? प्रेशर इस पे ज्यादा डालेगा। क्यों प्रेशर ज्यादा डालेगा? क्योंकि ये जो शार्प एज है इसका एरिया क्या है? कम है। शार्प एज का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब एरिया कम होगा। इसीलिए इस फ्रूट पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसीलिए ये कट हो जा रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बताओ, फोर्स का हम लोग जानते हैं mlt माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तक रट जाना चाहिए। एरिया का क्या होता है? एरिया जैसे कि मान लो ये है, ये एक रेक्टेंगल, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए बी। अब ए क्या है? नथिंग बट लेंथ। बी क्या है? नथिंग बट लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल स्क्वायर। एक एल कैंसिल, तो क्या आएगा मेरा? एम एल इनवर्स टी माइनस। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का। अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ जो बोले थे याद करने के लिए, इसमें एक चीज और जोड़ लो, दैट इज नथिंग बट एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि मान लो एक क्यूब है, इसके सारे साइड्स ए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? ए क्यूब। ए क्यूब मींस लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल, सो वॉल्यूम का क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला? एल क्यूब। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया प्रेशर। याद रखना प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मेरा एक टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि छोटा स्कूल वाला बंदा रहता है तो वो लोग बोलते हैं बहुत प्रेशर है एग्जाम का, और वही हाई फाई स्कूल रहता है इंग्लिश मीडियम तो वो लोग बोलते हैं एग्जाम का स्ट्रेस है। तो है दोनों चीज सेम। जो छोटे स्कूल वाले के दिमाग में आ रहा है प्रेशर, वही वहां के दिमाग में क्या आ रहा है? स्ट्रेस आ रहा है। तो एक्चुअली स्ट्रेस और प्रेशर सेम है।
बट एक्चुअल में सेम नहीं है। अगर तुम उसको फिजिक्स में पढ़ोगे सेकंड बुक में 11th के, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, बट अभी डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस का भी फार्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम थिंग प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बेसिकली समझना ये है, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ये सब का अब जरूरत नहीं है। सो प्रेशर और स्ट्रेस डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अब आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये फिक्स्ड एंड है, राइट। यहां पे किसी मास को हैंग कर दो। अगर कोई मास हैंग हुआ रहेगा तो एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, mg। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, मान लो तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे पैर में किसी को लटका दें, तो क्या होगा, तुम्हारा लेंथ छोटा सा, मतलब बहुत कम अमाउंट में इंक्रीज होगा। इतना कम होगा कि दिखेगा भी नहीं, बट होगा तो जरूर। तो यहां पे मान लो इसका लेंथ है l। अब मान लो ड्यू टू दिस वेट ये थोड़ा सा लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीमेंट लेंथ कितना है मेरा, डेल्टा एल। डेल्टा स्मॉल चेंज को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एल स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। तो स्ट्रेन में क्या था, एक जैसे कि एक रॉड लिए हैं, ठीक है, जैसे एक रॉड लिए, रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना है मेरा एल। अब इसमें कोई भी मास को हैंग करेंगे तो एक फोर्स लगेगा mg। mg इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी। वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ। सो इस वेट के कारण क्या होगा, इसमें ये जो रॉड है इसमें इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, बट इतना कम इलोंगेशन में भी हो सकता है कि आपको दिखे। सो ये इलोंगेशन को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा एल। डेल्टा एल, डेल्टा इज नथिंग बट फॉर स्मॉल चेंज। आ जाओ, तो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ क्या है तुम्हारा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या है मेरा एल। सो डेल्टा एल बाय एल को क्या बोले हम लोग, स्ट्रेन। तो अब बताओ स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला, ऊपर डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, मान लो किसी का एज है 10 साल, किसी का 12 साल, तो अगर कोई पूछे कितना का चेंज है, तो क्या बोलेंगे, 2 साल का चेंज। तो यूनिट में कोई चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा एल भी लेंथ ही है और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ ही है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया स्ट्रेन का, m0 l0 t0। ये हो गया स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला। अब आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, और इसको बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एग्जाम में ये दो टर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो एक्चुअली यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देखेंगे सेकंड बुक में, 11th के सेकंड बुक में। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किए थे, ये रहा m l इनवर्स t माइनस, और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला, ये तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m0 l0 t0। अब बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m l इनवर्स t माइनस 2। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पता भी चल रहा होगा, एग्जाम में पूछेगा किसका किसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला है सेम टू सेम किसका है, यंग्स मॉडुलस है। सेम टू सेम किसका है, जस्ट अभी स्ट्रेस से जस्ट पहले देखे थे प्रेशर का, तो प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है। सही, चलिए फिर इसको मिटाते हैं। एक टर्म आता है सरफेस टेंशन, चलो इसको मिटा रहे हैं, सरफेस टेंशन। अब आता है सरफेस टेंशन, ये जो नहीं मिटा रहा हूं मींस ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन, ये भी आपको सरफेस टेंशन, ये सब आपको दिखेगा सेकंड बुक में, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि फ्लूइड है, ठीक है, तो पानी गिर रहा है जैसे, तो पानी का शेप क्या होता है, जैसे बारिश है तो वाटर ड्रॉपलेट का शेप क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप। क्यों स्फेरिकल, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि वो ऐसे दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट ऐसे गिरता हुआ दिखता है, राइट। ये एक्चुअल शेप ये है स्फेरिकल इन शेप, बट ये ऐसा शेप बन जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो पानी या कोई भी फ्लूइड क्या चाहता है, अपना शेप मिनिमम रखने के लिए,
इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, और इसी सरफेस टेंशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट का जो शेप होता है दैट शेप इज स्फेरिकल। सो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। अब भूलना मत, फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स, और इंपल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था। एक बार पलट के देख लो, सरफेस टेंशन क्या है तुम्हारा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या फॉर्मूला? mlt-2, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l। l कैंसिल, क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट mt-2। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा? सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? लीनियर मोमेंटम पता है? mv, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। सही। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? उसी मास इनटू वेलोसिटी को जस्ट रेडियस से मल्टीप्लाई कर। रेडियस से क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मींस सर्कुलर मोशन या तुम्हारा रोटेशनल, तो उसमें बस mv/r। तो m का क्या था? मास, वेलोसिटी का lt इनवर्स, रेडियस का l। रेडियस इज नथिंग बट लेंथ, तो ओवरऑल क्या हो गया? ml²t-1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml²t-। करेक्ट है। अब आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्लास 9th में एक फॉर्मूला था F = कैपिटल G m1 m2/r²। ये था आपका क्लास 9th में फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें अगर पूछा G का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, अब देख लो, कोई अगर पूछ दिया कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस होता है, कुछ भी, यहाँ कैपिटल G कांस्टेंट ही तो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इसका यूनिट भी है, डायमेंशन भी है। तो कैपिटल G को ऐसा लिख दें Fr² डिवाइडेड बाय m1 m2। आ जाओ, अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है सबको। फोर्स का क्या होता है? mlt-2। r² का क्या होता है? l²। मास इनटू मास का क्या होगा? मास स्क्वायर। अब कोई ये मत कर देना m1 m2 है तो मास m1 कैपिटल M2 नहीं, चाहे मास 10 kg हो कि 50 हो, यूनिट तो सेम ही रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैपिटल M ही रहेगा। अब देखो एक m कैंसिल कर दो तो क्या बचा? m इनवर्स l, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, l³t-2। ये किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक साइंटिस्ट थे कूलम, वो क्या दिए थे? क्लास 12th में दिए थे, या क्लास 10th में भी कोई हायर लेवल पर होगा तो सुना होगा। F = k q1 q2/r²। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स। सो वो फोर्स कौन सा है? k q1 q2/r²। अब यहाँ से k का डायमेंशनल, k = हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू r²/q1 q2। अब देख लो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। फोर्स का क्या होता है? mlt-2, रेडियस स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ स्क्वायर। अब q का याद है? 80, तो 80 × 80 हो गया, 80 × 80। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? देख लो, m एज इट इज, एक ही m है एज इट इज। l आ जाओ, कितना है? l² तो क्या हो जाएगा? l³। अब देखो t कितना है? t² नीचे में है, t × t, t² नीचे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-2। तो पहले से t-2 है, एक और t-2, तो t-4 हो गया। इसके बाद आ जाओ a × a, नीचे है a², ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? a-2, तो a-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? k का। k क्या है तुम्हारा? कूलम्स कांस्टेंट। एक चीज और ध्यान रखना, k क्या है तुम्हारा? k का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये निकाले। अब क्लास 12th में जाओगे ना तो k, इसी k को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1/4πε0। ε0 क्या है तुम्हारा? ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? जैसे रेसिस्टिविटी होता था, किसी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, वो क्या करता था? टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब यहाँ पे क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या करेगा? परमिटिविटी क्या है? किसी एक, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का प्रॉपर्टी है टू अपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देख लो,
के बदले अगर 1/4 डालोगे तो एफ और एप्सिलॉन नॉट का कैसा रिलेशन आएगा? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मींस एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मींस अपोज कर रहा है। तो परमिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब एग्जाम में पूछ देगा, के का हमको पता चल गया, एग्जाम में पूछेगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो अब देखो 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/k। तो k का ये आया, तो ये k का है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, मींस m इनवर्स L-3 T⁴ A⁴2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक टर्म यूज होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h। जैसे कि मान लो h होता क्या है, ठीक है, जैसे कि मान लो रेडिएशन आ रहा है सन से रेडिएशन आ रहा है, किस फॉर्म में आता है? ये पैकेट के फॉर्म में, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, ऐसे आता है। और ईच पैकेट का एनर्जी क्या होता है? hc/λ। इसी को हम लोग hν भी बोलते हैं। hν इक्वल्स टू hc/λ। ये क्या है? hc/λ या hν एनर्जी है। तो hν या hc/λ क्लास 11th में आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ये सब, 12th में आओगे तो फिजिक्स में मिलेगा hc/λ। तो ये क्या है? फोटोन मीन्स सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसका एनर्जी hc/λ। तो अब देखो है तो एनर्जी ही, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यूज करेंगे। सो E इक्वल्स टू क्या हो गया? hc/λ। ठीक है, अब देखो h का निकालना है, h इक्वल्स टू E⁻/c। अब देखो E क्या था तुम्हारा? एनर्जी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, mL²T⁻²। याद होना चाहिए ये भी। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेव कैसे ट्रैवल करता था? ऐसे वेव ट्रैवल करता है। तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? वेवलेंथ। एक साइकिल में जितना लेंथ ट्रैवल हुआ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ है तो लेंथ ही, तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? कैपिटल N। तो वेवलेंथ के बदले क्या लिख दिए? L। और C क्या था तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ भी है बट है तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पहले से रट के बैठे हुए हैं, LT इनवर्स। ये हटा दो, LT इनवर्स। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है? L कैंसिल। अब देखो यहाँ T-1 है, यहाँ T-2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो -2 + 1 -1। सो फार्मूला क्या हो गया? mL²T⁻1। ये किस चीज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट h का। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम में देखो एक प्लैंक्स कांस्टेंट आता है और विस्कोसिटी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अब हम लोग करने वाले हैं। ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया mL²T⁻2। आ जाओ इसको मिटाते हैं। यहाँ पे एक टर्म याद रखना, लैम्डा। 10th में बहुत लोग पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लाइक AC में, कि वो लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, या 9th में तो पढ़े ही होंगे साउंड चैप्टर में। ठीक है, आ जाओ इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स, अब जैसे कि मान लो तुम रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, तो रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होगा? तुम्हारा पैर का जूता घिस रहा होगा। क्यों घिस रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर मान लो तुम बाइक पे जा रहे हो, तो बाइक पे जा रहे हो तो तुम्हारा तो अर्थ से कांटेक्ट नहीं है। अब कौन घिस रहा है? टायर। बाइक का टायर घिस रहा होगा ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द रोड। अब एक लॉजिक से सोचो, तुम्हारा जब तुम बाइक पे हो बिना हेलमेट के, हेलमेट पहन के चलना बट बिना हेलमेट के, तब तुम्हारा बाल किधर जा रहा हो? पीछे की तरफ बाल जाए। ऐसा देखियो कि आगे जा रहे हैं बाल भी आगे जा रहे हैं, नहीं, बाल पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है पीछे? वो एयर उसको पीछे ले जा रहा है। उसी को क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। तो कोई भी फ्लूइड में कौन कौन आता है? जो फ्लो करे। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, एयर है। तो वाटर और एयर में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग अगर इधर कर रहे हो तो तुम्हारा विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, इसी को क्या बोले? विस्कस फोर्स। तो एक फॉर्मूला आएगा तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिर से स्टोक्स थ्योरम। ये क्या बोला था? जो विस्कस फोर्स होगा ना, कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, पानी के अंदर है या एयर में है, तो इस पे विस्कस फोर्स क्या लगेगा? 6 पाई ईटा r v वेलोसिटी r रेडियस ईटा। ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा क्या है? तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए 6 पाई का तो डायमेंशन होगा नहीं, किसका निकालना है? ईटा का।
तो ईटा के बदले क्या लिख दोगे, एफ बाय आर वी। 6 पाई इग्नोर कर दो क्योंकि इसका डायमेंशन होगा नहीं, बट जब न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स में तब इग्नोर मत करना। सो ईटा इक्वल्स टू एफ बाय आर वी। तो एफ का जानते हैं हम लोग mlt माइनस 2, रेडियस का हम लोग जानते हैं एल, वेलोसिटी का जानते हैं एल टी इनवर्स। एक एल कैंसिल, देखो फिर से यहाँ -1 यहाँ -2, तो फाइनल क्या हो जाएगा m l इनवर्स t -2 है t -1 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 बनेगा, तो -2 + 1 -1, ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ 12th का टर्म देखेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये सब देखेंगे। और एक चीज़ और, जैसे कि मान लो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 ही पर है, राइट, बट एग्जाम सब में क्वेश्चन देख लोगे, जेई के एग्जाम में खास करके, नीट में नहीं पूछता है। नीट के लिए जितना पढ़ा है इसमें नेक्स्ट क्लास में और 4-5 डायमेंशनल फार्मूला देंगे, बस काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, बट जेई में क्या करेगा ना, वो बोल देगा कि अज्यूम करो कि फंडामेंटल टोटल 7 ही है, बट जेई के एग्जाम में बोल देगा कि अज्यूम करो कि फोर्स, वेलोसिटी और कुछ भी तुम्हारा फंडामेंटल है। अब बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा, तो कोई होशियार ऐसा मत लिख देना मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल है। अब मास फंडामेंटल नहीं, अब फंडामेंटल कौन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब फंडामेंटल है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, 3 वीडियो डायमेंशनल से रिलेटेड होगा, उसी में आपका जेई और स्कूल लेवल और नीट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।